स्टार्टिंग में जो पेशेंट कंप्लेंट कैसी करेगा, वो वेग कंप्लेंट करेगा, यानी उसको खुद क्लियर नहीं होगा कि क्या प्रॉब्लम हमें आ रही है। ठीक है, वो खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और क्या होगा, पेन एंड स्टिफनेस। ये तो देखो सारी चीजें जनरल चीजें, ये जनरल सिम्टम्स है। क्या कॉमन सिम्टम, पेन होगा। क्यों होगा सर, बता सकते हैं? क्योंकि जॉइंट है, वो जॉइंट पर वो बन रहे हैं, स्पर्श हो रहा है, तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। स्टिफ क्यों हो जाएगी सर, अगल बगल की जो मसल्स है वो स्पाज्म में चली जाती है, बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म, नहीं तो पेशेंट और मूवमेंट करेगा और पेयर होगा तो स्टिफनेस होगी। तो ये कॉमन सिम्टम है। इनिशियली इंटरमीडिएट विद लेटर परसेंट, स्टार्टिंग में तो जैसे वो जब मूवमेंट करेगा तब पेन आ रहा है, लेकिन आगे चल के तो ये हालत हो जाएगी कि वो मूवमेंट करे ना करे, हमेशा ही पेन बना हुआ है, हमेशा ही स्टिफनेस बनी हुई है। ठीक है, हेडेक भी होगा उसको, और ऑसिपिटल हेडेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर अपर लेवल की सर्वाइकल स्पाइन अफेक्ट हो, यानी C1 से जैसे C2 C3, क्यों भैया? क्योंकि वहां से जो नर्व निकलती हैं वो अफेक्ट है, किसको करती हैं, आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करती है। तो सीधी सी बात है, एक चीज बस हमेशा याद रखना, जिधर की नर्व दबेगी उसको आपको उधर के ही सिम्टम्स नजर आएंगे। अब जैसे अलग अलग, जैसे मैं अगर हम बात करें C6 की बात कर लो। ठीक है, अब देखो एक अच्छा एक चीज पता है, हमेशा मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छी बताई है कि सपोज करो ये मेरी C5 है, C5 है, C6 है, ये C6 है। ठीक है, अगर अब इनसे नर्व निकल रही है, अब अगर इन दोनों इस जॉइंट के बीच में प्रॉब्लम है तो कौन सी नर्व दबेगी, नर्व किस रीजन की दबेगी, C5 की C6 की? हमेशा याद रखो ब्लो वाली। अगर C4 C5 में तो C5 की दबेगी, C5 C6 में तो C6 की दबेगी, C6 7 में तो C7 की। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भैया ऊपर? क्योंकि ये क्या ऐसा होता है, क्योंकि जब नर्व निकलती है ना, इसके बीच में से अब नर्व निकलेंगी, इसके बीच में से कौन सी नर्व निकलेंगी, इसके बीच में से C5 की भी नर्व निकलनी है और C6 की भी नर्व निकलनी है। तो जो C5 की नर्व होती है वो ऊपर से ही निकल जाती है, ऊपर से ही निकल जाती है। C6 की नर्व नीचे से निकलती है और इसलिए वो अफेक्ट हो जाती है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अफेक्ट हो जाती है। इसलिए किसी भी दो जॉइंट के बीच में अगर C3 C4 C5 है तो C5 की नर्व रूट अफेक्ट होंगी, C3 C4 के लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है तो C4 की अफेक्ट होंगी। चाहे PIBD हो, कुछ भी हो, मोस्टली, मैं नहीं कह रहा हूं 100%, लेकिन 95% हमेशा यही होता है। ये बिल्कुल गोल्डन रूल याद रख लेना कि एक नीचे वाले की भी हमेशा रखती है। जैसे स्पॉन्डिस है ना, अगर जैसे सपोज करो लंबर में चले आए, लंबर की भी आगे बात करेंगे, अगर L4 L5 में प्रॉब्लम आ रही तो L5 की नर्व रूट अफेक्ट हो रही है। L5 S1 में प्रॉब्लम लिखी हुई है, जैसे MRI एक्सरे में लिखा है कि सर L5 S1 पर चीजें दिख रही हैं, तो S1 के सिम्टम्स आएंगे। जो S1 नर्व दबने पर सिम्टम्स आते हैं ना, वो आपको सारे सिम्टम्स नजर आने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत प्यारी चीज बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट अभी आप ले लेना। ठीक है, इस चीज का, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये बहुत काम आएगी। इसमें आपको सब बता देते हैं कि अगर C1 नर्व दब रही है तो वो कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, तो आपको उस जगह पर तकलीफ आने वाली है। कॉमन वार्निंग साइंस क्या दिखेंगे पेशेंट के अंदर? जैसे अभी हमने बात करा कि C5 C6 के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो देखो C6 नर्व सप्लाई कहाँ करती है, नेक मसल पे, यानी पेशेंट के नेक में तकलीफ होगी, शोल्डर पे सिम्टम दिखेंगे और टॉन्सिलाइटिस होगा। तकलीफ क्या देखी, स्टिफ नेक हो जाएगी, आर्म में पेन आएगा, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स हो सकते हैं और परसिस्टेंट कफ रहेगा। ऐसे ही देखो मैंने बात करी ना L5 S1, देखो S1, अगर L5 S1 में तभी तो S1 के सेक्रम, क्योंकि आप जानते हो S1 to S5 सब फ्यूज्ड होते हैं, तो सेक्रम का एक ही होगा, कहाँ का, हिप बोन और बटक पे सप्लाई करती है, तो हिप बोन बटक पे पेन आएगा, सैक्रोलियक कंडीशन होगी, बैक पेन होगा, हिप पेन होगा। ये बिल्कुल इस डायग्राम को आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये मुझे मालूम है मैं भी आज तक याद नहीं कर पाया, लेकिन इसको मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। जब भी मैं कोई भी MRI एक्सरे कुछ भी देखता हूँ, फटाफट इसको धीरे से खोल लेता हूँ, उसमें पढ़ लेता हूँ कि अच्छा प्रॉब्लम, मैं दिमाग लगा लेता हूँ, अच्छा ठीक है इसमें सर, उसमें स्पॉन्डोलिसिस होके रखी है पेशेंट का C6 C7 पे, मैंने तुरंत दिमाग लगा लिया, इसमें जो मेजर सिम्टम्स दिखेंगे C6 C7 में दब रही, यानी इसको C7 में लिखेंगे। तुरंत मैंने खोला, मैंने इसमें C7 नर्व निकाली, मैंने C7 में देखा, अच्छा इसको सर थायराइड ग्लैंड पे करती है सप्लाई, शोल्डर पे करती है, वर्षा पे, एल्बो पे, यानी पेशेंट को मैं खुद पूछ लूंगा शोल्डर में तकलीफ होती है, बोलेगा सर हाँ होती है, एल्बो में होती है, होती है। अब थायराइड ग्लैंड को तो आप ऐसे नहीं बता सकते एक्सटर्नली, तो बाहर पेन का तो शोल्डर और एल्बो भी बताएगा। पर आप जैसे थोड़ी बहुत पूछ लो, जैसे कोल्ड, थायराइड की कंडीशंस गड़बड़ हो सकती हैं, उसमें थायराइड के सिम्टम्स नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो थायराइड पे भी सप्लाई करती है। तो आप अभी फिजिकल सिम्टम्स की बात कर लो, है ना। देखो उसमें अभी हमने कॉमन एग्जांपल C5 C6 लिया ना, वो कॉमन है, तो उसमें देखो C6 में क्या लिखी, नेक मसल, यानी नेक अफेक्ट होगी, शोल्डर अफेक्ट होंगे, टॉन्सिल्स अफेक्ट होगी, स्टिफ नेक होगी, आर्म में पेन होगा, टॉन्सिलाइटिस, परसिस्टेंट कफ। देखो अब ये खोल के देखो, पढ़ो उसको कि रेडिएटिंग पेन टू शोल्डर आ गया,
क्योंकि C5 C6 की बात कर रहे हैं, C6 नर्व रूट तो कहां दबेगा, रेडिएटिव पेन टू शोल्डर और डाउनवर्ड, लिखा था आर्म और शोल्डर पे, ऑन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड। आगे देयर मे बी पेरिस्थेसिया इन द रीजन ऑफ नर्व रूट कॉमनली ओवर द बेस ऑफ द थंब। यानी ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा कि उसको नर्व किधर अपनी मोटर सप्लाई करती है, किधर सेंसरी से। जहां उसकी सप्लाई होती है वहीं आपको पेन फील होगा, जहां उसकी सप्लाई है वहीं आपको पेन फील होना है, वहीं आपको तकलीफें नजर आएंगी। मसल वीकनेस स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि देखो पेन हो रहा है ना, उससे मसल वीक क्यों होगी। हाँ आगे चल के हो जाती है बहुत एज में, कि आगे चल के स्पॉन्डिलोसिस बहुत टाइम से, क्यों, क्योंकि वो सर क्यों होंगी, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि अब किसी को पेन है, अब वो मूवमेंट तो करेगा नहीं, अब सालें हो गई हैं भैया, तो फिर मसल वास्टिंग तो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब उस जगह पे मूवमेंट नहीं करोगे, सालें हो गई, तो फिर तक मसल वास्टिंग तो वहां दिखेगी। तो उस चक्कर में होती है, बाकी इसका ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। तो एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, दैट इज गिडीनेस। सर्वाइकल वाले में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल वाले में ये लाइन में अभी आप समझना, स्कूल लाइन को गोल्डन रूल मान लो, दैट इज गिडीनेस। इसमें गिडीनेस नहीं, इसमें ये वर्टिब्रो बैसिलर सिंड्रोम, ये क्या होता है, ये 2 मार्क में भी क्वेश्चन आता है, प्लस आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, ये मतलब रामबाण है। अभी इसको ढंग से समझाता हूँ, समझना। पहले गिडीनेस का मतलब समझ लो कि सर्वाइकल वाले पेशेंट में गिडीनेस भी देखने को मिलता है। गिडीनेस का मतलब होता है कि पेशेंट को सेंसेशन ऑफ फॉल, ऐसा लग रहा है कि वो कहीं, ऐसा लगता है कि वो गिरने वाले हैं, टेंडेंसी होती है, डिजीनेस आती है, वोमिटिंग आती है, इन सब सिम्टम्स को गिडीनेस बोलते हैं। ये क्यों आती है, ये क्योंकि आती है कि वर्टिब्रो सिंड्रोम हो जाता है। अब वर्टिब्रो सिंड्रोम स्पॉन्डिलोसिस में भी हो सकता है, बाकी कैसे भी हो सकता है, किसी पेशेंट को खुद में भी हो सकता है। वर्टिब्रो सिंड्रोम होता क्या है, इसको जरा ढंग से समझना। 2 नाम लिखे हैं, वर्टिब्रो और बैसिलर। होता क्या है कि देखो, एक चीज बता रहा हूं, टू वर्टिब्रल आर्टरीज, वर्टिब्रो यानी 2 वर्टिब्रल आर्टरी, ये एक वर्टिब्रल आर्टरी होती है, एक वर्टिब्रल आर्टरी, आगे चल के ये आर्टरी, नर्व की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तक ऊपर जो बात होती है नर्व की हो रही थी, यहां ध्यान रखना, आर्टरी बोल रहा हूं, नर्व नहीं, ठीक है। तो 2 वर्टिब्रल आर्टरी, ये V1 ये V2, ये आगे चल के एक आर्टरी बनती है जिसका नाम होता है बैसिलर आर्टरी। देखो इसलिए नाम होता है वर्टिब्रो बैसिलर आर्टरी। 2 वर्टिब्रल आगे आर्टरी मिलके आगे चल के बनाती है बैसिलर आर्टरी, और यही बैसिलर आर्टरी किसी भी रीजन की वजह से अगर दबने लग जाए, सर दबने का मतलब क्या, दबने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये बैसिलर आर्टरी आगे चल के सप्लाई करती है आपके किसको, पोस्टीरियर ऑफ ब्रेन, पोस्टीरियर यानी बैक ऑफ ब्रेन, आपके जो ब्रेन का पीछे वाला बैक पोर्शन ऑफ ब्रेन होता है ना, बैक पोर्शन ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का बैक पोर्शन है, उसे ये आर्टेरियल सप्लाई देती है, यानी ब्लड सप्लाई देती है। कौन सी आर्टरी, बेसिलर आर्टरी। अब किसी, और ये बेसिलर आर्टरी क्या वर्टिब्रा से ऊपर ट्रेवल करती है, तो किसी भी रीजन, अब इसमें क्या रीजन हो सकता है, स्पॉन्डिलोसिस में जब कंडीशन थोड़ी खराब हो जाती है तो वो ऑस्टियोफाइट्स आर्टरी को भी दबाने लग जाते हैं, और ये आर्टरी अगर दबने लग जाएगी तो पेशेंट को खड़े खड़े चक्कर आने लग जाएंगे, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, वोमिटिंग आ रही है, जैसे भी थोड़ा चलेगा तो गिरने लग जाएगा। ये बहुत कॉमन होता है, बट कुछ ही लोगों में, जैसे देखो खड़े खड़े क्या, कुछ लोगों में सबसे ज्यादा तो आपको उन लोगों में वैसे कॉमन दिखेगा, मालूम क्या बोलेगा पेशेंट, कि सर हम थोड़े भी नेक का मूवमेंट करते हैं, या फिर पढ़ना, जैसे हम पढ़ने के लिए क्या करें, ऐसे बोलेगा, देखो आपको, कि सर मैं जैसे ही पढ़ने के लिए बैठता हूँ ना, मैं ऐसे ही नेक नीचे करता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत तेज चक्कर आने लग जाता है, ऐसा लगता है गिर रहा हूँ, मतलब ऐसा मेरे को खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर मोबाइल नीचे करूँ, कुछ भी। इस नीचे क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं जैसे ही करता हूँ जॉइंट पे मूवमेंट होता है, जॉइंट पे मूवमेंट होने की वजह से अगर वो आर्टरी दब रही है, इन केस, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन है, याद रखना, अगर वो दब रही है तो फिर वो वर्टिब्रल आर्टरी वर्टिब्रो वास्कुलर सिंड्रोम दिख रहा है, इस वजह से। ये बहुत बड़ा साइन होता है, जब आगे चल के आप मैनिपुलेशन सीखोगे, मैनिपुलेशन कायरोप्रैक्टिस, अब हड्डियां चटकाते हैं, चट चट करके, वो पूरे उसको कायरोप्रैक्टिस बोलते हैं। तो जब वो सर्वाइकल की सिखाएंगे ना, तो आपको सबसे पहले यही बोलेंगे कि पेशेंट को पहले वर्टिब्रो बैसिलर सिंड्रोम चेक करो। कैसे चेक करते हैं, उसको बोलो ऐसे एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन करो, जैसे थोड़ा बहुत करे और उसे चक्कर आने लग जाए, जैसे वो करे नहीं सर चक्कर आ रहे हैं बहुत तेज, कुछ मत करो उसके लिए। एक बात याद रखना, लाइक अगर ऐसे उसको, या फिर इसका भी किसी चीज का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी नेक पे, और ऐसे करने पर उसको बहुत ही चक्कर आ रहे हैं, वोमिटिंग आने लग गई है सर, उसको डिजीनेस घबराहट होने कर, बिल्कुल ट्राई मत करो, छोड़ दो। क्यों, क्योंकि वहां पर वेसिलर आर्टरी दब रही है, और वो दब गई, वो अगर कहीं अच्छी खासी दब गई तो आपका ब्रेन का बैक पार्ट ही चला जाएगा, और इवन आपकी पेशेंट की डेथ आपकी वजह से हो जाए, या कोमा में चला जाए आपकी वजह से, जिम्मेदार होगे आप, जेल में होगे आप। इसलिए जब भी मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो सबसे पहले ये टेस्ट बोलते हैं, बहुत जरूरी होता है, नेक पे उसके लगाते हैं,
इस तरीके से स्ट्रेच करके और यहाँ करके थोड़ा प्रेस करके ऐसे देखते हैं, उससे स्ट्रेच करवाते हैं, उसको बिल्कुल भी ऐसे चक्कर आने लग जाए, ऐसे घबराहट हो रही है, वोमिटिंग आ रही है, तो ये क्यों साइन है? ये साइन इसमें नहीं है, स्पॉन्डिलोसिस में ये हो सकता है। तो अब वर्टिब्रल सिंड्रोम खुद में सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब क्या? आर्टरी दब रही है। अब आर्टरी स्पॉन्डिलोसिस में दब जाए, पीआईवीडी में दब जाए, ट्यूमर में दब जाए, किसी भी चीज से आर्टरी दब रही है, किसी भी चीज में आर्टरी दब रही है कोई भी। अब ऐसा मैंने खुद एक पेशेंट था सर्वाइकल का, जिसकी एज थी 16 ईयर्स, उसकी थी प्रॉब्लम। अब उसमें स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं था कोई भी, क्योंकि उसको पीआईवीडी थी, उसकी वजह से हो रहा था। अब आर्टरी तो किसी भी वजह से दब सकती है, लेकिन अगर ये आर्टरी दब रही है, आपके पास कोई भी ऐसा नेक का पेशेंट आ रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पहले आप चेक करो कि उसको बोलो सर ऐसा फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, उसको पेन हो रहा है तो ठीक है, पेन तो होगा ही, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं बहुत तेज चक्कर आने लग जाते हैं, हम जैसे नीचे करते हैं तो हम चक्कर सब घूमने लग जाता है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वॉमिटिंग आ रही है, घबराहट हो रही है, डिजीनेस हो रही है, वर्टिगो हो रही है, तो बिल्कुल ट्रीटमेंट बंद कर दो। वहां पे फिर डॉक्टर पे न्यूरो पे भेजो फिर उसको, क्योंकि आर्टरी अगर एक बार, अभी तो आर्टरी आप क्या मूवमेंट करो तो उसकी दब रही है, और कहीं एकदम सप्लाई रुक गई आपकी एक गलती की वजह से, तो उसकी समझो कोमा में चला जाए, डेथ हो जाए, क्योंकि वो पोस्ट आपका मालूम है ब्रेन को, इसको मालूम, बैक ऑफ ब्रेन को मालूम क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन बोलते हैं। ये आपका सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी के फंक्शंस रेगुलेट करता है, पूरे बॉडी का बैलेंस कोऑर्डिनेशन, ये बिगड़ गया पूरा कोमा में चला जाए पेशेंट, या पैरालाइज हो जाए, क्या ही हो जाए। और क्योंकि ये नर्व सप्लाई नहीं है, ये आर्टेरियल सप्लाई है, और एक बार ब्लड अगर 1 मिनट के लिए भी नर्व 1 मिनट के लिए रुक दब गई तो कुछ नहीं होगा, सेंसेशन आएंगे। आर्टरी रुक गई यानी ब्लड रुक गया, ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो वहां के स्ट्रक्चर खत्म ही हो जाएंगे, डीजनरेट मर ही जाएंगे। तो यहाँ 1 मिनट का भी नहीं खेल खेल सकते हो आप, इसलिए बिल्कुल समझदारी से, इसलिए मैं वर्टिब्रो बैसिलर सिंड्रोम पर बहुत जोर दे रहा हूँ। अगेन फिर समझो, मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत उसमें कभी नहीं निकालता हूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं आप पकड़ो। लोग बहुत ध्यान से याद रखना कि वर्टिब्रो बैसिलर सिंड्रोम ऐसा ही कि स्पॉन्डिलोसिस, ये आपको कैसे भी हो सकता है किसी भी चीज में। क्यों सर, व्हाट इज वर्टिब्रो बैसिलर सिंड्रोम? अगेन मैं बिल्कुल बेसिक से रिवाइज करता हूं कि 2 वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर एक बैसिलर आर्टरी बनाती है, जो कि बैसिलर आर्टरी बैक ऑफ द ब्रेन को आपको उसको सप्लाई करती है। अब वो आर्टरी किसी भी वजह से अगर दब रही है, अगर वो दबेगी तो सर वो ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो स्ट्रक्चर्स डैमेज होने लग जाएंगे। और ये नहीं है कि 1 मिनट में, विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड में काम खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल ये टेस्ट कराते हैं, अगर उसको तुरंत हो रहा है बिल्कुल उसको आराम से बैठा दो, नॉर्मल रहो, और आप बिल्कुल मना कर दो, बोले डॉक्टर आपको फिर उसका फिर ऑपरेटिव करके या जो भी अलग मेजर होगा उस पर करते हैं। तो कभी भी कुछ लोग मैंने देखा है ऐसे ही ट्रैक्शन देने लग जाते हैं, ये कोई कुछ चेक नहीं कर रहे, लगे हैं ट्रैक्शन देने, तो आप तो ट्रैक्शन दे रहे हो, अचानक दब गया ना 30 सेकंड, काम खत्म। तो ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन नेक का कुछ भी करना हो, आपको तकलीफ हो रही है तो एक बार चेक कर लो। कितनी देर लगेगी? 20 से 25 सेकंड, लेकिन इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल समझदारी से, ठीक है? वरना ध्यान रखना, आपकी एक गलत चीज किसी की जान तो बहुत सेकेंडरी होता है, उससे पहले आपकी उसकी लाइफ खराब कर सकती है चीजें, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो एग्जामिनेशन आप कैसे पता करोगे स्पॉन्डिलोसिस है? सबसे बड़ी चीज सर्वाइव, आपको मैंने अभी आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, प्राइमरी कर्व सेकेंडरी कर्व करके बताया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका सर्वाइकल और लंबर है, अभी सर्वाइकल की बात हो रही है, सेकेंडरी कर्व है, थोरेसिक तो आपका प्राइमरी कर्व है, तो ये कर्व क्या है, आप आपस में अपना जो इसका कर्वेचर है ये कम होने लग जाता है, स्ट्रेट होने लग जाती है नेक, क्योंकि जो उसके कर्वेचर होते हैं, जो जो वर्टिब्रा के कर्वेचर होते हैं वो लॉस होने लग जाते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा साइन दिखेगा, ये लंबर में भी दिखेगा, लंबर लॉर्डोसिस भी उसकी लॉस होने लग जाएगी, यानी सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग, इसको बैम्बू स्पाइन के नाम से भी बोल सकते हो, क्योंकि सीधी होने लग जाती है। जो आपको नॉर्मली, जो मेरे को ये पीछे जो कर्व दिख रहा है ना, ये जो पीछे कर्व दिख रहा है, ये कर्व लॉस हो, क्योंकि नेक उसकी गर्दन सीधी होने लग जाएगी। क्यों होने लग जाएगी? क्योंकि जो कर्व, जो बोन्स बने हैं वो डिजनरेट होने लग गए हैं, और लिगामेंट्स वीक पड़ने लग गए हैं। और बॉडी की एक ही चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका प्राइमरी कर्व पूरा ऐसा था, तो बॉडी अपने आप को फिर उसी कर्व में पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल उसमें वापस लाने के लिए, और इस वजह से आपका कर्वेचर लॉस होने लग जाता है। तो याद रखना है, देयर इज अ लॉस ऑफ नॉर्मल सर्वाइकल लॉस एंड लिमिटेशन ऑफ नेक मूवमेंट। टेंडरनेस तो ये सब तो आपको मिल रही है, मसल पेन तो मिल रही है, क्यों? क्योंकि आपका, अच्छा आप खुद बता सकते हो, मैं तब से एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। मसल पेन क्यों मिलेगा भैया? क्योंकि वहां की मसल स्पाज्म में जा रही है ना, वो कोशिश कर रही है बचाने के लिए। There is loss of normal cervical lordosis and limitation neck movement, tenderness over cervical spine और in muscle paravertebral region। paravertebral region का मतलब होता है कि जो cervical spine के अगल वाली मसल, इधर वाली मसल से जो वहां पर है, उनमें आपको अच्छा खासा पेन मिलेगा, उसको बोलते हैं माइल्जिया। माइल्जिया का मतलब होता है मसल पेन।
आपसे पूछे सर क्यों चली गई, क्योंकि सर वो इसलिए पेन हो रहा है क्योंकि वो मसल स्पाज्म में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि सर ये बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, नहीं तो वो मानेगा ही नहीं, मूवमेंट करेगा चीजें और खराब करेगा, तो सारी मसल एकदम स्पाज्म में चली जाती है। तो पहले आप क्या काम करोगे इसके ट्रीटमेंट में, इसलिए बिल्कुल सबसे पहले ट्रीटमेंट में क्या आता है, सबसे पहले काम होता है रेस्ट। पेशेंट का पेन कम करो। कैसे कम करोगे? पेन किलर वगैरह दे रहे हो, आपकी इलेक्ट्रोथेरेपी लगा रहे हो, और मसल्स पे क्या करोगे सर? हॉट पैक, सबसे अच्छी चीज हॉट पैक देके मैं उस स्पाज्म को रिलीज करूंगा। जब वो रिलीज हो जाएगा धीरे धीरे, जब उसका पेन कम हो जाएगा, तब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। वरना पहले एक्सरसाइज करने लग जाओ, पता पड़े पेन और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का तो जितना स्पाज्म आप करोगे एक्सरसाइज, और स्पाज्म बढ़ेगा और तकलीफ पड़ेगी, आप और खराब कर दोगे। तो पहले उस स्पाज्म को रिड्यूस्ड करो बाय इलेक्ट्रोथेरेपी मीन्स। और सबसे अच्छा एग्जाम, सबसे अच्छा चीज होता है हॉट थेरेपी, है ना। हॉट फर्मेंटेशन और ये सब सारी चीजें होती हैं जब, क्योंकि किसी एक बेसिक रूल लाइफ में हमेशा याद रखो, मैं अपनी लाइफ में हमेशा क्या, कि चीजें गर्म होने पर फैलती हैं। फैलने का मतलब होता है अपने अपनी चीजें बड़ी होती हैं। और स्पाज्म में क्या होता है, मसल्स के जो फाइबर्स है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे गर्म होती हैं, हीट होती है, तो वो दूर दूर जाते हैं, यानी अपने नॉर्मल शेप में आते हैं। तो एक ही रूल है कि चीजें गर्म करने का मतलब है फैलाना। तो जहां भी आपको लगता है कि चीजें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो वहां फटाफट हॉट दे दो। तो टेंडरनेस ओवर लोअर सर्वाइकल स्पाइन और इन मसल पैरावर्टिबल रीजन माइल्डिया। लोअर लिम्ब भी चेक कर लेना, साइंस ऑफ अर्ली कॉर्ड कंप्रेशन। अच्छा, लोअर लिम्ब में बेवेस की साइन, बेवेस की रिफ्लेक्स में आपको बता चुका हूँ क्या होता है बहुत बार, कि इस तरीके से ये आपका फुट है, हैंड पे मत समझना, मैं हैंड को फुट की जगह पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये आपका फुट है, और फुट के सोल पे आप जैसे ही ऐसे पेन या किसी चीज से ऐसे करते हो, मैं अभी आप अपने खुद करके देखो, तो आपके मैं जैसे ऐसे करूंगा ना, आप कैसे करोगे, डॉर्सी फ्लेक्शन, फुट को अंदर की तरफ लेके आओगे, अंदर की तरफ। लेकिन जिन लोगों में नर्व की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैंने नर्व एंथ्रोपैथी में आपको पूरा पढ़ाया, एंथ्रोपैथी में पूरा पढ़ाया है, वो लोग क्या करेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन नीचे की तरफ, और आप जो नॉर्मल है वो कैसे करोगे, इस तरीके से। तो ये लो, अच्छा सर फिर आप सर सर्वाइकल पढ़ा रहे हो, लोअर लिम्ब का टेस्ट क्यों बता रहे हो? लोअर लिम्ब का टेस्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ब्रेन से पूरी स्पाइन निकलती है, तो जो बाहर की तरफ होती है वो सर्वाइकल नर्व होती है, सेंटर की तरफ होती है नीचे वाली नर्व। अब जैसे ही आप अब जैसे जैसे नीचे जाते जाते हो, तो ये सर्वाइकल की नर्व खत्म हो जाती है, फिर थोरेसिक वाली निकलती है, फिर लंबर वाली निकलती है। इस तरीके से नर्व का पूरा बंच होता है। तो याद रखने, इसलिए तो सर्वाइकल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि सर्वाइकल अगर बढ़ जाए तो पूरी बॉडी को पैरालिसिस कर सकता है, पूरी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। स्पाइनल फ्रैक्चर यूट्यूब पर लेक्चर डाला है, पढ़ना, उसमें मैंने पूरा बताया है कि बॉडी की, अगर अगर सर्वाइकल में अगर कहीं सर्वाइकल फ्रैक्चर हो जाए तो पूरी बॉडी खत्म होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सारी की सारी नर्व यहीं से तो निकल रही है ब्रेन से सीधे, फिर वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है। लेकिन सबसे बाहर कौन सी होंगी, सर्वाइकल की, शोल्डर रीजन वगैरह की सबसे बाहर। तो सबसे पहले सिम्टम यहाँ देखते हैं, और डीप चले जाओगे तो और डीप, तो फिर पूरे लंबर के रीजन, पूरी बॉडी अफेक्ट के रीजन दिखेंगे। लेकिन जब लंबर वाले में जाओगे तो क्या सर्वाइकल की रीजन दिखेंगे? नहीं। क्यों? कि लंबर में से सर्वाइकल की नर्व है कहाँ, सर्वाइकल की तो ऊपर ही खत्म हो गई, लंबर में तो लंबर की नर्व बची है, तो लंबर की तो सिम्टम दिखेंगे। यहाँ तो दोनों है, तो सर लंबर के बाद में क्यों दिखे? क्योंकि लंबर की अंदर चल रही है, सर्वाइकल की बाहर चल रही है, उन्हें बाहर निकलना है ना, तो अंदर बैठ के क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सब रहेंगे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में, आपको पूरा का पूरा भी एक्सरे स्टार्टिंग से समझा चुका हूँ। एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, एंटीरियर पोस्टर लेटरल व्यू कराओगे, क्या क्या देखा है, नैरो ऑफ आईबीडी स्पेस, यानी इंट्रावर्टिबल डिस्क। देखो ये खोलो एक्सरे, देखो ये आपको डिस्क कम दिखेगा, ये इन दोनों में देखो, ये डिस्क का इस देखो साइज कम बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि डिस्क डिजनरेट हो रही है, हमने बात करी थी ना इसमें। देखो प्रॉपर ये देखो डिस्क डिजनरेट हो रही है, देखो डिस्क का गैप यहाँ देखो कितना सही है, यहाँ देखो डिस्क का गैप कितना डिजनरेट हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या मिलेगा, नैरोग्राफिक। दूसरा ऑस्टियोफाइट्स मिलेंगे, ऑस्टियोफाइट्स देखो मैंने बताए थे, देखो ये बने हुए ऑस्टियोफाइट्स, इस तरीके से ऑस्टियोफाइट्स, ये तो मेजर साइन है ऑस्टियोफाइट्स तो, ठीक है। इंट्रावर्टिबल फोरामिन, आपको जो इंट्रावर्टिबल फोरामिन है वो आपको नैरो मिलेगा, क्योंकि मैंने बात करी थी, क्योंकि वो इसी के अंदर घुस जाता है, यहाँ पर अंदर घुस जाते हैं ऑस्टियोफाइट्स, तो वो आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लग जाते हैं, फोरामिन नैरो मिलेगा, ठीक है। वो आप कौन से, अच्छा देखो इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आज, जब आप ऐसे एक्सरे कराते हो तो एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल व्यू में, क्योंकि एक चीज बताओ, एक चीज बताना, मेरे पास ये पेन मत समझो, उसको आप समझो कि आपकी स्पाइनल कैनाल है, इसके अंदर से रन कर रही है, आपकी स्पाइनल कैनाल के अंदर से रन कर रही है आपकी, मालूम क्या, नर्व। बाहर आपकी ये बोन है, अगर आप मुझे बोन देखनी है तो मैं आगे पीछे से देख लूंगा। अगर आप मुझे ये देखना है कि इसके अंदर से जो नर्व निकल रही है कि वो दब रही है कि नहीं, तो वो आगे पीछे से मुझे दिख पाएंगी क्या? नहीं। क्यों नहीं दिख पाएंगी सर? आगे पीछे तो बोन है, डिस्क है, बॉडी है,
पीछे की तरफ स्पाइनस प्रोसेस है, अगल बगल ट्रांसवर्स प्रोसेस है, मुझे तो दिखेगी ही नहीं सर। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि नर्व दब रही है कि नहीं दब रही है? एमआरआई में कैसे दिखेगा? क्या करूं मैं फिर? तो सर फिर एक काम करो, आप ऐसा कर लो, आप ऊपर से इसमें से झांक के देख लो। तो मैं ऊपर से कैसे देखूं, देख पाऊंगा क्या? ऐसे ऊपर से एक्सरे ऐसे कराऊं? फिर सर, फिर ऑप्शन क्या बचा? फिर सर एक ऑप्शन बचा है कि सर आप ऐसे ना इसको ऑब्लिक व्यू में देखो, इस तरीके से, इस एंगल से ना, ऊपर से मत आओ, सामने से मत देखो, थोड़ा सा टेढ़ा करके देख लो एक ऑब्लिक व्यू में। तो ऑब्लिक व्यू में तो एक्सरे हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिब्रा है, इस ऊपर से तो हेड नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक्सरे ऐसे करूंगा और एक हल्का सा ऐसे कर दूंगा, यहां से टेढ़ा करके। जब मैं टेढ़ा करके यानी एक स्लाइटली एक एंगल पे करूंगा, एक एंगल पे, तो एक एंगल से मुझे दिख जाएंगे कि अच्छा ये नर्व दब रही है कि नहीं दब रही। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये लोग को नहीं पता होता ऑब्लिक व्यू एक्सरे क्यों करा रहे हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर तो समझ आता है, ऑब्लिक व्यू कभी समझ ही नहीं आता। तो याद रखना, पूछते भी हैं, और ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि पहले खुद ही सीखो तब वो आनी चाहिए, किसी और को पता है तो उससे भी याद कर लिया करो। ये मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन जब बहुत बार हम हमारा एक्सरे देखते हैं तो उसमें ऑब्लिक व्यू लिखा होता था, हमसे ऑब्लिक व्यू क्यों सर? तो इसलिए क्योंकि यहाँ से नजर नहीं आएंगे, इसलिए ऑब्लिक व्यू में हम इन्हें अच्छे से देख पाएंगे कि कौन सी नर्व दब रही है। ऊपर से तो देख नहीं पाओगे, साइड वाइड से दिखेंगी नहीं, तो ऑब्लिक व्यू कर लो। ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोस कैसे करोगे? अदर अदर कॉज क्या हो सकते हैं? नेक पेन, जैसे डिफरेंशियल डायग्नोस का मतलब कि सेम ऐसी डिसीजेस जिसमें सेम सिम्टम्स आते हैं बाहर से, पर डायग्नोस का लिए तो मैंने एक्सरे बता दिया। तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? अभी तब से घंटे से बात करते ही हम यही आ रहे हैं कि अदर कॉजेज ऑफ नेक पेन सच एज, कोई इंफेक्शन हो जाए बॉडी में, कोई ट्यूमर हो जाए, पीआईबीडी हो जाए, सब में सेम सिम्टम देखते हैं, इसलिए आपको एक्सरे और एमआरआई वगैरह करानी पड़ती है। उसमें आपको स्पॉन्डिलोसिस के मेन ऑस्टियोफाइट्स वगैरह नजर आएंगे, तब आप बोल पाओगे कि अच्छा स्पॉन्डिलोसिस है। जैसे पेनकोस्ट ट्यूमर है, ये किसका ट्यूमर होता है? पेनकोस्ट ट्यूमर। पेनकोस्ट ट्यूमर इज अ लंग ट्यूमर। लंग ट्यूमर ये एक रेयर टाइप का लंग ट्यूमर होता है। सर आप बोलोगे लंग ट्यूमर से कैसे? क्योंकि ये लंग का जो इसका पेन शोल्डर पे उतर के आता है। तो लंग ट्यूमर में भी, पेनकोस्ट ट्यूमर में भी पेन शोल्डर पे उतर के आता है, तो लगता है अच्छा शोल्डर में पेन उतर रहा है, कोई ये तकलीफ तो नहीं है, और आखिर में पता चला कि उसे लंग ट्यूमर था। तो इसलिए याद रखना होती है। जैसे सर्वाइकल रिब, सर्वाइकल रिब में आगे चल के आप एक पूरा लेक्चर इस पे पढ़ाऊंगा आगे चल के। सर्वाइकल एक एक्स्ट्रा रिब होती है जो जनरली हम में नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में आ जाती है। और एक अबनॉर्मल अगर स्ट्रक्चर आ गया जो कि बॉडी में नहीं होना चाहिए फिर भी वो आ गया है, तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जगह तो लिमिटेड है, तो वो आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबाती है। उस सिंड्रोम का नाम होता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। इसमें क्या है आपके, उसमें भी सारे इस पूरा आगे चल के, मैं इसको अभी ढंग से नहीं बता रहा हूँ, अभी इसको आगे चल के पूरा कंप्लीटली मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसमें क्या होता है आपकी, इसमें थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होने की वजह से कुछ नर्व और आर्टरीज वगैरह भी दबती हैं, तो उसमें भी यही सिम्टम्स आते हैं। कोई स्पाइनल कैनाल का ट्यूमर हो जाए तो वो ट्यूमर अपनी स्पाइन को दबाएगा। कार्पल टनल सिंड्रोम से, कार्पल टनल सिंड्रोम से कैसे? कार्पल टनल सिंड्रोम तो रिस्ट में होती है, तो उसका भी नर्व का पेन उतर के एल्बो पे और रिस्ट पे रहता है। तो हम समझ, प्रॉब्लम है रिस्ट में, दिमाग लगा रहे हैं कि प्रॉब्लम नेक की वजह से उतर के आ रही है। तो इसलिए याद रखना है कि बहुत जरूरी होता है डिफरेंशियल डायग्नोस पता होना कि ये रीजन भी हो सकते हैं। फिर प्रॉपर आपको एक्सरे वैक्सरे करा के आप पता कर पाओगे अच्छा इसकी वजह से हमें ये तकलीफ आ रही है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा? देखो ट्रीटमेंट में अभी पूरा ऊपर आपको ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वही जो सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रॉपर नेक पोस्चर रखो, है ना, क्योंकि मेन गड़बड़ पोस्चर में ही है। क्या करो? डू नॉट कीप नेक इन सेम पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम। एक एक डेढ़ घंटे अगर मोबाइल चला रहे, मोबाइल की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, तो बंद ही करो। जैसे लैपटॉप वैपटॉप पढ़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो ज्यादा समय नहीं, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, है ना, आधे घंटे थोड़ा सा नेक वेक का मूवमेंट कर लो, इधर उधर करके फिर काम करो। ठीक है। तो पोजीशन थोड़ी थोड़ी देर में अपनी पोजीशन चेंज करते रहो, एक पोजीशन में कुछ देर तक मत रखो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है, ये सर्वाइकल की मोस्टली लोगों में, ये सबसे मैं प्रिस्क्राइब बिल्कुल, एक प्लो यूज करो। दो दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो प्लो यूज नहीं करते, वो सोते टाइम उनकी गर्दन ऐसी हो जाती है, कि होते हैं वो इतना ज्यादा यूज करते हैं कि ऐसी हो जाती है। ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सर एक गुड क्राइटेरिया क्या होता है प्लो के लिए? एक फिजियोथेरेपिस्ट को जीवन में ये जरूर पता होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू मी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए गुड क्राइटेरिया क्या है किसी भी पेशेंट, किसी भी को भी, आपको भी प्लो लगाने का क्या क्राइटेरिया है? सिंपल क्राइटेरिया, खुद को ना, ये आपकी बॉल समझ लो, बॉल है ना, इस पे ऐसे चिपक के खड़े हो जाओ। अब यहाँ और अपनी नेक स्ट्रेट रखो, इसके बीच में जितना ये गैप है ना, आपके शोल्डर और नेक के बीच में,
अब यहाँ पर एक प्लो फंसा के देख लिया करो, आपको इतना बड़ा प्लो चाहिए जो आपके कान से भी टच हो और आपके वॉल से भी टच हो, जितना बस ये गैप फिल करे, सिर्फ इतना, इससे मोटा प्लो नहीं होना चाहिए, ये गोल्डन रूल होता है। इससे पतला भी नहीं होना चाहिए, इससे मोटा भी नहीं होना चाहिए। क्या है कि खुद को अपने वॉल पे टिका लो, नेक स्ट्रेट रखो, पेशेंट से बोलो नेक स्ट्रेट रखो, सामने देखो, खुद को इस तरह से वॉल से टिकाओ। अब ये जो गैप है, अब इसमें प्लो फंसा के देख लो। प्लो बिल्कुल आपके ऐसा प्लो लेना जो दीवार से भी, वॉल से भी टच हो रहा हो और आपके आपके कान से भी, ईयर से भी टच हो रहा हो। यानी कहने का मतलब क्या, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप, ये वाला गैप, ये कंप्लीटली फिल होना चाहिए। उतने साइज का हमेशा हमें प्लो लगाना चाहिए, ना इससे छोटा, ना इससे मोटा, ना इससे पतला। ठीक है, ये गोल्डन रूल याद रखना है। किसी भी पेशेंट को प्लो दे, उसको प्लो देते समय वो आपसे, क्योंकि जरूरी, क्योंकि सर्वाइकल प्लो बहुत ज्यादा काम करता है, ध्यान रखिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा रात में एक पोजीशन में रहते हैं, और आप कितना भी दिन भर में ट्रीटमेंट कर लें, अगर रात में उसकी पोजीशन सही नहीं है तो सारी चीजें खराब है। इसलिए याद रखना कि ये बहुत जरूरी होता है, एक अच्छा फ्लो देना। फिर नेक मसल की एक्सरसाइज कब कराओगे, पहले पेशेंट को रेस्ट करो, पेन इलेक्ट्रोथेरेपी से उसका पेन कम करो, फिर हॉट फर्मेंटेट करके फिर उसको एक्सरसाइजेस वगैरह बताओ जो उसकी नेक पोस्चर को इंप्रूव करे। एनाल्जेसिक दोगे, पेन किलर और फर्मेंट में पूरा बता चुका हूं, है ना, स्पाज्म को दूर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि, है ना, अगर आपको लगता है कि पेशेंट मूवमेंट कर रहा है, उसको पेन है, और फिर भी किसी ना किसी की वजह से उसका मूवमेंट हो ही जा रहा है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पीरियड के लिए, उसको सर्वाइकल कॉलर आते हैं, उसको आप पेशेंट को सर्वाइकल कॉलर पहना दो, जिससे क्या हो जाए, उसका जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में बना रहे। अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा तो और मसल स्पाज्म में नहीं जाएंगी, उसका पेन और नहीं होगा, तो उसको जल्दी हीलिंग होगी। ठीक है, इस तरीके से आप सर्वाइकल कॉलर कॉलर पहना देंगे। ठीक है, ट्रैक्शन वगैरह भी दे सकते, ट्रैक्शन वगैरह भी कब देंगे, जब स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन ये सब जब देना है जब कंप्लीटली पेन वेन उसको बिल्कुल नहीं हो रहा हो। और अगर हम गिडीनेस की बात कर चुके थे तो एंटीमिटिक्स ड्रग देंगे। एंटीमिटिक्स ड्रग क्या होते हैं, जो नोजिया, वोमिटिंग, इन सबको कम करते, तो उसके ड्रग देंगे, है ना। अगर ये सब, अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है कि बहुत ज्यादा नर्व कॉर्ड दब रही है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर तो हमें सर्जरी करके जो ऑस्टियोफाइट्स थे उनको बाहर निकालना पड़ेगा। यानी सर्जिकल डिकम्प्रेशन में भी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन बाय ऑस्टियोफाइट्स। तो जो ऑस्टियोफाइट्स अगर बहुत ज्यादा नर्व वगैरह दबा रहे हैं, तो फिर आपको ऑपरेटिव करके उन क्या करना पड़ेगा, उसको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो कुछ भी था ये हमारा था कंप्लीट सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल में हमने सब कुछ देख लिया। अब लंबर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक ही चीज करना है, क्या, जहां जहां वर्ड सर्वाइकल लगाता वहां वहां वर्ड लंबर लगा देना, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अगर आपसे कोई थोरेसिक का भी पूछे ना, तो थोरेसिक का पहले एक लाइन लगा लेना कि इट इज अ रेयर फ्रॉम दी सर्वाइकल एंड लंबर, और बाकी जहां जहां सर्वाइकल और लंबर वर्ड लगाना वहां थोरेसिक लगा दो। क्योंकि भैया स्पॉन्डिलोलिसिस तो स्पॉन्डिलोलिसिस है, वो थोड़ा डिसीज थोड़ा मतलब ट्यूमर जैसा होता है, वो ट्यूमर है, वो कहीं भी हो जाए, अब जिस जगह पे हो गया बस उधर के सिम्टम दिखाएगा। कि सर्वाइकल पे तो सर्वाइकल की नर्व दब रही तो वहां का सिम्टम, लंबर में शेटिक नर्व होती है वो दबेगी तो उसके सिम्टम बस जहां हो रहा है बस उसके, लेकिन ट्यूमर तो ट्यूमर ही है ना। ऐसे ही यही है कि स्पॉन्डिलोसिस तो स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल में हो जाए तो सर्वाइकल के सिम्टम, लंबर में हो जाए तो लंबर के सिम्टम, और थोरेसिक में हो जाए तो थोरेसिक के। ठीक है, कैसे, लंबर क्या, सेम वही डेफिनेशन, दिस इज अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर लंबर स्पाइन कैरेक्टराइज्ड बाय इंसीडियस ऑनसेट ऑफ पेन, वही ऑनसेट ऑफ पेन एंड स्टिफनेस है सारी चीजें, एंड रेडियोलॉजिकली बाय ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। रेडियोलॉजिकली क्यों, क्योंकि जो नर्व दबेंगी वही सारी चीजें, कुछ अलग नहीं है। मैं इसको एक बार रीड करता जाता हूं, आप देखो कुछ भी अलग हो, कोई भी चीज जो पढ़ के आए हो बस एक वर्ड चेंज करते जाएंगे, बस हाँ वो चीजें जरूर चेंज होंगी। वहां पर जो सर्वाइकल नर्व की वजह जो सर्वाइकल के सिम्टम्स आते थे, यहाँ जो लंबर नर्व दबेंगे वो लंबर के सिम्टम्स आएंगे। कैसे, ये मैंने आपको पूरा डायग्राम बताया था, मैंने आपको कहा था इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्या था, है ना। सर्वाइकल में जो C7 तक नर्व के दब रहे थे, इसके आएंगे, इसमें लंबर दब रही है, इसमें इसकी कॉमन साइड भी बताऊंगा। इसकी कॉमन मेन साइड होती है L4 L5 और L5S1, और सबसे कॉमन होती है L5S1। तो मैंने कहा था कि नीचे वाली नर्व के दबते हैं, L5S1 में कौन सी दबेगी, सेक्रम, तो सिम्टम्स हिप बोन में आएंगे, बटक में पेन दिखेगा, सैक्रोइलियर कंडीशन होगी, बैक पेन होगा, हिप पेन होगा, तो बस वही सारी चीजें हैं जो दब रहा है जो नर्व बस उसके। ठीक है, तो कॉज क्या हो सकता है, बैड पोस्चर, उसमें क्या था एक पोजीशन में नेक को, इसमें बैड पोस्चर, है ना। कोई भी जैसे मोटापा, पेट आगे निकाल लेते हैं फिर चल रहे हैं टेढ़े मेढ़े होकर, है ना, काइफोसिस हो रही है, स्कॉलोसिस हो रही है, तो ये सारी चीजें खराब करती हैं। क्रोनिक बैक स्ट्रेन कैसा, कि भैया जो स्टूप पोस्चर में चलते हैं, इस तरीके से कभी देखा हो, ऐसे ऐसे आगे झुक के बैठे रहते हैं हमेशा, तो कंटिन्यूसली आपकी बैक क्या स्ट्रेन में है।
आप आगे झुक गए तो पीछे वाली मसल्स और लिगामेंट उसको खींच के रखे, वरना ग्रेविटी के से आगे गिर जाओगे, तो कंटिन्यूअसली स्ट्रेन में है। तो अभी तो चलो ये पोस्चर में तकलीफ नहीं होती, अभी तो सिर्फ पेन होता है, आगे चल के लिगामेंट वीक पड़ जाएंगे, तब आगे समझ आएगा जब आपको स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा। तो हमेशा स्ट्रेट बैठने की कोशिश करो, हमेशा कभी भी बैठो स्ट्रेट बैठो, ठीक है। कोशिश करो पीछे कम से कम टिको, है ना, अपने आप को पोजीशन को अटायर करके बैठो, सीधे बैठने की कोशिश करो। हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखना, कभी भी आपके जो नी है, जो नी है ना, मैं अगर अभी बैठा हूं, मैं इस तरीके से हूं, मैं अगर आप सपोज देखो मेरे ये नी है, अगर मैं बैठ रहा हूं ना, तो मेरा हिप कभी भी मेरे नी से नीचे नहीं जाना चाहिए। अपन देखते हैं ना आजकल मूवी, ऐसे सोफेज होते हैं, सोफा वगैरह होते हैं, तो पूरा जमीन पर टिके हुए होते हैं, उनमें बैठ जाते हैं पूरा जमीन से, कभी भी ऐसी जगह पर मत बैठो। आप बैठो ना, हर पेशेंट को, हर किसी को एडवाइस करो ऐसी जगह पर बैठो जहां पर आपका हिप और नी में 90 डिग्री का एंगल बने। जैसे चेयर पे बैठते हो तो कैसे होता है आपका एंगल, कैसे बनता है, ये आपके जमीन है, पैर है, ये आपका है, और इस तरीके से बढ़े तो नी पर और हिप पर एक एक लाइन में होना चाहिए, नी जॉइंट और हिप जॉइंट एक लाइन में। अभी अगर आप बैठे हैं तो नी जॉइंट और हिप जॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, नी ऊपर है हिप नीचे है भैया, ऐसे बैठे होते हैं, तो फिर वो पोजिशन सबसे खराब है, बैक पे स्ट्रेन आता है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो भैया क्या करते हैं, ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां पर उनके पैर लटक रहे होते हैं, इस तरीके से हैंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हिप जॉइंट को ऊपर कर लेंगे, नी नीचे रह गया, तो फिर वो क्या, वो लटकते हैं, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। गोल्डन रूल क्या है, ऐसी जगह पे बैठना है जहां पर हिप और नी एक लाइन में, हिप जॉइंट और नी जॉइंट ऐसे इस तरीके से आप बैठते हैं ना प्रॉपर एक लाइन में, तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखना है, एक लाइन में ही बैठना है हमेशा, और हमेशा उनको बोलना है कि पैर कभी भी आपके हैंग लटकने नहीं चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड से टच होने चाहिए, ठीक है। और कभी भी हिप आपका नी से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक पोजीशन में। इस पोजीशन में देखो, ये पोजीशन अभी बहुत अजीब लगती है, सर क्या है, कोई पेशेंट नहीं मानता, हम खुद नहीं करते, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पता चलता है, जब एक एज होती है, एक तकलीफ होती है, अभी से ही देख लो कितना बैक पेन और सब कुछ होने लग जाता है। तो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बैड पोस्टर, क्रोनिक बैक पेन कॉमन कॉज है। अदर कॉज क्या हो सकता है, कोई प्रीवियस, हमने तो उसमें भी बात करी थी, एक्सीडेंट, स्पोर्ट इंजरी, कोई प्रीवियस इंजरी हो गई हो, ट्यूमर वगैरह, है ना, तो प्रीवियस इंजरी इन द टू द स्पाइन, प्रीवियस कोई डिसीज हो, या पीआईवीडी, बर्थ डिफेक्ट या ओल्ड पीआईवीडी, क्योंकि मैंने बात करा था पीआईवीडी और सब इनके सिम्टम्स, पैथोलॉजी सेम वही। सबसे पहले क्या, डिजनरेशन बिगिन इन इंटर वो जॉइंट्स में, फिर आपका रिडक्शन हो जाएगा डिस्क में, क्योंकि डिस्क खराब होगी, फिर मार्जिन ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, डीजनरेशन डेवलप इन दी पोस्टीरियर फैसेट जॉइंट, जॉइंट आ गए ऑस्टियोफाइट वो थे, और अगर ऑस्टियोफाइट्स अंदर चले गए तो आपकी कैनाल को दबा रहे थे, तो ऑस्टियोफाइट्स में इंक्रच अपॉन द नर्व रूट कैनाल एंड दस कॉजिंग डैमेज टू नर्व। सेम चीज, कोई पैथोलॉजी में कुछ भी अंतर नहीं था। डायग्नोस में भी क्या रहेगा, उसमें क्या सर्वाइकल पेन था, तो उसमें लो बैक पेन जहां पर है, लो बैक इनिशियली वर्स्ट ड्यूरिंग एक्टिव, उसमें भी वही कि आप कुछ भी काम करोगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और उसमें भी था कि पहले तो काम कर रहे थे तब दर्द होता था, आराम से बैठते थे, ठीक है, लेकिन वही फिर धीरे धीरे क्या होता है, चाहे आराम से बैठो चाहे काम करो, हर टाइम। तो वही सारी चीजें, क्या सिम्टम दिखेगा, जैसे अगर एक जगह पे बैठे और एकदम खड़े हो गए तो एकदम एकदम पकड़ोगे, अरे बहुत ही दर्द हुआ, एकदम कैच सा आएगा, एकदम होता है ना कि एकदम खड़े होते और एकदम बैक पकड़ के बैठ जाते, अरे बहुत दर्द हुआ, बहुत पेन हुआ। तो और सर्वाइकल में क्या था कि आप जैसे कोई नीचे ऊपर कर रहे थे तो मूवमेंट करने पे पेन, तो उसमें भी जब आप बैठ के खड़े होते तो मूवमेंट ही तो होता है, तो उसमें पेन। तो फीलिंग आ कैच व्हाइल गेटिंग अप फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन। आपको मैंने आपको बताया इसकी कॉमन पोजीशन क्या है सर, L4 L5 और L5S1, और L5S1 मोस्ट कॉमन है, चाहे L4 और L5 हो, L5S1 हो, sciatic nerve के सिम्टम्स दोनों में आते हैं, और L5S1 में ज्यादा आते हैं, तो L5S1 इसलिए sciatica सबसे ज्यादा दिखेगा, है ना, sciatica के सिम्टम्स दिखेंगे पूरे। ये मैं सब कुछ पूरा इंट्रामेथी नर्व इंट्रापेरी में पूरा पढ़ा चुका हूँ कि कौन से नर्व से क्या सिम्टम आते हैं, नहीं आता है तो यूट्यूब पे जाना, लेक्चर सर्च करना और पूरा फिर से रिवाइज करना, ठीक है। क्योंकि हम ऑर्थो के हिसाब से पढ़ रहे हैं, न्यूरो के हिसाब से किस में क्या सिम्टम्स आते हैं वहां बिल्कुल पढ़ना, ताकि अगर दिमाग से चीजें उड़ रही हैं कि अच्छा किस नर्व के दबने पे क्या था, कैसा था। बाकी मैंने आपको एक डायग्राम तो अभी एक मैंने आपको अभी दिखाया ही था, है ना। तो नंबनेस एंड पेरिस्थेशिया इन द रिस्पेक्टिव, जो जो नर्व और वो दबरी उसकी सिम्टम्स डेवलप होंगे, यही हम कब से बात करते आ रहे हैं, है ना। तो रिस्पेक्टिव डर्मेटोमा पर नर्व रूट कॉमनली ऑन दी लेटरल साइड लेग और फुट, जैसे L5S1 अगर L4 L5 है तो उसमें L5 दबेगी,
LF5S1 में S1 दबेगी तो उसके जो सिम्टम्स है आपको जहां उसकी सेंसरी सप्लाई है तो वहां आपको उसके सेंसेस दिखेंगे, वहीं आपको पेन दिखेगा, वहीं आपको सारे सिम्टम्स नजर आएंगे। एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? द स्पाइनल मूवमेंट्स आर लिमिटेड, वो वही सारी चीजें, सारे मूवमेंट इस पर लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि मसल स्पाज्म में चली जाएगी। कौन सा टेस्ट करोगे? स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, जानते ही हो क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लेग रेजिंग किसका टेस्ट होता है? sciatic nerve का। पेशेंट को लिटा के, पेशेंट को ऐसे लिटा के उसके हिप जॉइंट पर क्या करते हो? नी पे भी पूरा कंप्लीटली फ्लेक्शन, नी पर भी कंप्लीटली फ्लेक्शन, फिर ऐसे उठवाते हो, उसको बोलते हो पैर उठाओ। नी पे भी कंप्लीटली एक्सटेंशन होना चाहिए, सब पूरा लेग, नी पूरा सीधा, अब हिप पे फ्लेक्शन करवाओ। नी पे कंप्लीटली एक्सटेंशन हो गया ना, नी सीधा, अब हिप पे इस तरीके से फ्लेक्शन करवाते हो। तो जैसे करोगे तो sciatic nerve यहाँ दबेगी, तो उसको पेन फील होगा, तो आप बोल दोगे sciatic, यानी क्योंकि ये सब पीआईबीडी सब में यही करते हो। फिर मेन क्या, कैसे डायग्नोस करोगे? प्रॉपर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग से, वही मैं आपको पूरे दिखा चुका हूँ बार बार। ऑस्टियोफाइट्स वगैरह देखेंगे तो आप प्रॉपर बोल दोगे अच्छा सर स्पॉन्डिलोसिस आ गया। तो गुड anterior posterior and lateral view of the lumbosacral spine should be done after preparing the bowel with a mild laxative। अच्छा, इसमें बहुत प्यारी लाइन देखो, ये लाइन बहुत प्यारी है क्या, कि सर्वाइकल का एक्सरे तो आप ऐसे ही करा लेते हो, लेकिन नंबर के एक्सरे में ना पेशेंट को पहले थोड़ा बहुत माइल्ड लैक्सेटिव यानी क्या, ऐसा टैबलेट दे देते हैं जिससे पेशेंट क्या, फीकल मैटर जिसका पूरा बाहर हो जाए, कंप्लीटली फ्रेश, मतलब उसका जो फीकल मैटर है वो पूरा बॉबल खाली हो जाए। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर उसकी इमेज का मतलब ये होता है कि उसकी जो, कैसे बोलूं, परछाई को क्या, शेडो, उसकी शेडो आने लग जाएगी, चीजें फिर क्लियर नहीं दिखती। तो इसलिए हम पहले एक माइल्ड लैक्सेटिव, एक चारकोल की टेबलेट और लैक्सेटिव दे देते हैं। चारकोल की टेबलेट क्या, पेट में जितनी भी गैस होती है उसको एब्सॉर्ब कर लेती है, तो गैस ना बचे। और माइल्ड लैक्सेटिव दे देते हैं जो पूरे बॉवल, पूरे आपके इंटेस्टाइन को और सबको खाली कराते हैं, क्योंकि लंबर स्पाइन है, वहीं तो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह रखी हुई है, उसी के जस्ट आगे है ना, एंटीरियर आगे रखी, तो उन सबको खाली करवा देते हैं लैक्सेटिव देके, जिससे क्या एक्सरे क्लियर आए, उनकी शेडो ना आए। ठीक है, क्या क्या दिखेगा? वही जो उसमें दिख रहे थे, रिडक्शन टेस्ट स्पेस में, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, जो हम सर्वाइकल में देखते हैं, सेम वही सारी चीजें दिखनी, कुछ अलग नहीं दिखना। नैरोइंग ऑफ जॉइंट और स्पेस ऑफ द फेसेट जॉइंट। अच्छा, सब लक्सेशन ऑफ वन वर्टिब्रा ओवर अनदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। ये कॉम्प्लिकेशन है, सब लक्सेशन होना एक कॉम्प्लिकेशन है, यही कॉम्प्लिकेशन सर्वाइकल में भी होता है, ऐसा नहीं है लंबर में, ये सर्वाइकल में भी होता है। सब लक्सेशन का मतलब क्या होता है? पढ़ा के आ चुका हूँ, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस पढ़ाया था। लिस्थेसिस में क्या हो रहा था कि अगर मैं बोलूं कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस अकर्ड इन L5S1, तो इसका मतलब क्या था कि S1 के रिस्पेक्ट में जो L5 है वो आगे शिफ्ट हो गई है, बताया था। S1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं L4 L5 में, तो उसका मतलब क्या है कि L5 के रिस्पेक्ट में L4 वाली आगे शिफ्ट हो गई है, तो आगे चल के स्पॉन्डिलोसिस में स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस भी हो जाता है। अब आप बोलोगे सर स्पॉन्डिलोसिस में स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कैसे हो रहा है? भैया दिमाग लगाओ, एक एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरी वर्टिब्रा है, दोनों एक दूसरे पे किसकी मदद से बची होती है? मैंने पढ़ा है तो उसमें जॉइंट, इसमें जॉइंट अफेक्ट हो रहे हैं, जॉइंट वीक पड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आगे खिसक जाएगी, क्योंकि जॉइंट ही तो पकड़ के रखते हैं और वो जॉइंट वीक पड़ गए। स्पॉन्डिलोसिस में पढ़ा था कि जॉइंट अफेक्ट होते उसकी वजह से आगे शिफ्ट हो जाती थी। इस्टेमिक वाला टाइप पढ़ा है, अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़े थे, जैसा इस्टेमिक करके टाइप पढ़ाता हूँ ना, सब पढ़े थे, स्कॉटिश डॉक्साइन वगैरह, तो पूरा रिवाइज करना। उसी में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जॉइंट्स वीक पड़ना भी एक रीजन, तो जॉइंट्स वीक पड़ जाएंगे तो जैसे जॉइंट L4 L5 को क्या क्यों बचेंगे? क्योंकि उनके बीच में जॉइंट पकड़ के रखे हैं, जॉइंट वीक पड़ जाएगा तो L4 आगे खिसक जाएगा L5 के रिस्पेक्ट में, अगर इस लेवल पे हुआ है तो हमेशा याद रखना कि एक स्पॉन्डिलोसिस का जब एमआरआई एक्सरे उठा रहे हो, जब उसके पॉइंट्स पढ़ोगे आप, तो अगर स्पॉन्डिलोसिस बहुत ज्यादा हो गया है तो आपको ग्रेड 1 की, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 यानी माइल्ड स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस तो लिख के मिलेगी ही मिलेगी, पेशेंट के अंदर दिखेगी अगर स्पॉन्डिलोसिस को ज्यादा टाइम हो गया है। क्यों? तो कितना वीक हो, अगर वीक हो गया है तो ऑटोमेटिक आगे शिफ्ट हो जाता है। ये सर्वाइकल में भी देखने को मिलता है, और देखो सर्वाइकल वाले में दिखाऊं, ये देखो, एक सेकंड रुकना, ये देखो स्पॉन्डिलोसिस में देखो आगे शिफ्ट हो गई, स्पॉन्डिलोसिस भी है प्लस आगे भी शिफ्ट हो गई, इसमें देखो ये C6 7 में ये आगे शिफ्ट हो गई, दिख रही है इस तरीके से। इसमें इतनी प्रॉपर नहीं दिख रही, इसमें प्रॉपर दिख रही है, देखो आगे शिफ्ट हो गई, स्पॉन्डिलोसिस के साथ साथ स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस भी हो गया। तो ये हमेशा याद रखना कि ये इसका कॉम्प्लिकेशन है,
इस पर सबलक्सेशन का मतलब ही होता है, हमने पढ़ा था ना डिसलोकेशन चैप्टर यूट्यूब पर डाला है, पूरा बताया था कि पूरा अगर अगर थोड़ी बहुत भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस अटैच रह गई तो उसको सबलक्सेशन बोलते हैं। ट्रीटमेंट सेम वही ट्रीटमेंट जो सर्वाइकल वाले में मैंने बताया कि लाइक सर्वाइकल स्पाइनल स्पॉन्डिलोलिसिस लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस और अंडरगो स्पॉन्टेनियस रिमिशन एंड एक्सरवेशन। स्पॉन्टेनियस रिमिशन एंड एक्सरवेशन का मतलब होता है जो साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं तुरंत उन पे वर्क करो। पेशेंट को पेन फील हो रहा है, तुरंत पेन किलर दो, हॉट थेरेपी दो, वही सारे है ना, सारे जो सिम्टम्स सियाटिक नर्व के सिम्टम दिख रहे हैं तो उन्हें ठीक करो। इस पेशेंट में अच्छा जैसे सर्वाइकल वाले में मैंने कहा था, इसमें मालूम क्या, इसमें आपको एक तकलीफ और दिखेगी सियाटिक के साथ, बॉबल ब्लैडर डिसफंक्शन दिखेगा, तो आपको उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बॉबल ब्लैडर डिसफंक्शन हो जाता है, देखो कैसे, मैंने अगर आपको ये पढ़ाया था, इसमें देखो अगर मैंने बात सियाटिक नर्व देखो पढ़ो, देखो यहाँ सेक्रम में लिखा है L4 L5 में, अगर L4 L5 रीजन में हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो बॉबल ब्लैडर भी डिसफंक्शन होता है। अगर L4 L5 L5 होती है तो बॉबल ब्लैडर अंडर में आ ही जाता है, इसलिए याद रखना। तो फिर हमें उसकी भी टैबलेट्स देनी पड़ जाती है, बॉबल बॉबल कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने लग जाता है तो फिर हम उसकी टैबलेट भी पेशेंट को देते हैं। तो लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस लंबर आल्सो अंडरगो स्पॉन्टेनियस रिमिशन एंड एक्टिवेशन। पूरा ट्रीटमेंट आप सिमिलर वही रखोगे, वही टैबलेट्स पेन किलर वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक्यूट स्टेज में वही पहले बेड रेस्ट, फिर हॉट परमेंट देके और एनाल्जेसिक यानी पेन किलर देके, जब आप सिम्टम्स उसके ठीक हो जाए फिर आप उसको एक्सरसाइजेस वगैरह काम करवाएंगे। सर एक्सरसाइज क्यों करवानी है, इसलिए करानी है क्योंकि जो वहां पर, क्योंकि हम एक ही चीज जानते हैं कि जब भी पेन होगा तो वहां पर इन्फ्लामेशन तो होना ही होना है, यानी वहां पर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आ गए हैं, तो वहां पर फ्रेश ब्लड नहीं पहुंच रहा है। जैसे आप एक्सरसाइज कराओगे फ्रेश ब्लड पहुंचेगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वहां से रिमूव होंगे, पेन जो थोड़ा बहुत वो चीजें वो हील होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो चीजें खराब हो रही वो हील होना स्टार्ट होंगी। क्योंकि अगर आप नहीं कराओगे मूवमेंट तो क्या होगा, मसल फिर और स्पाज में जाती जाएंगी। तो पहले क्या करोगे, पेन किलर देके मसल का स्पाज ठीक करके एक्सरसाइज करा के उनको पर्टिकुलर आप इतने मूवमेंट में लेके आ जाओगे पेशेंट को कि उससे वो बचा रहे, ठीक है। अब ये डीजनरेटिव चेंज है, इसको आप ठीक तो कर नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि आप ठीक करके, ऐसा कर सकते हो क्या कि सर वो ऑस्टियोफाइट्स बन के ठीक करके आप एक्सरसाइज वेक्सरसाइज करा उन्हें बाहर निकाल दोगे, कुछ कर सकते हो क्या, वो तो ऑपरेटिव करके बाहर निकलेंगे। फिर एक्सरसाइज करके बस आप इतना करते हो कि जो जॉइंट्स के बीच में जो कंटिन्यूसली जो एक जो रेस्टिकेशन आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके उन रेस्टिकेशन को दूर करते हो, जो कि स्पाज्म डेवलप होता है उन्हें कम करते हो। तो ये सारी चीजें करके क्या हो जाता है कि आप इतना मूवमेंट तो खोल ही देते हो जिससे पेशेंट का काम चलता रहे ना, पेशेंट को आगे चल के इतनी तकलीफ ना आए। तो आप यही मेन रोल प्ले करते हो स्पॉन्डिलोसिस और इन सब में। और इन सब में हमेशा एक चीज बहुत ध्यान रखना, देखो मैं प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम ऑर्थो पढ़ रहे हैं। जब फिजियोथेरेपी पढ़ेंगे तो उसमें मैंने हर टॉपिक में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अभी ऐड नहीं करता हूँ, जब वो पढ़ा जाएगा तब उसमें वो बताया जाएगा। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना है, जब पेन है तब एक्सरसाइज नहीं करानी है ना, ये मैं बहुत भी पहले बात कर चुका हूँ, फिर अभी वही बता रहा हूँ। और इसके केस में स्पेशल एक्सरसाइज कराते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। क्यों सर, इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग स्पॉन्डिलोसिस ऑलरेडी वियर एंड टियर होता है, आपकी थोड़ी सी गलती चीजों को बहुत खराब कर सकती है, और वैसे ही चीजें कमजोर है और ज्यादा टूट जाएंगी और तकलीफें बढ़ जाएंगी। तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत प्रॉपर पोजीशन में लेके बहुत अच्छे तरीके से इनका ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। और हम उसी स्टेज को करते हैं कि जहां पर हमें पता है कि यहाँ अभी काम चल जाएगा, ऑपरेटिव कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो उसी की तरफ हम ज्यादा अपना ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू अदर। दैट्स ऑल अबाउट फॉर। अच्छा हाँ, ये याद रखना है कि अगर आपसे थोरेसिक का पूछ रहे हैं तो बस पहली लाइन यही लिख देना कि थोरेसिक वाला है वो रेयर होता है उनके कंपेयर में, और सब कुछ वही सेम लिख के आना है, कुछ अंतर नहीं है। थोरेसिक वाले में क्या है, मैंने वो आपको डायग्राम पूरा बता ही दिया था, जो जो दबेगा उसी के वो सिम्टम्स आएंगे। अगेन है ना, वो जो दबेगा, चाहो तो इसके देखो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ये बहुत अच्छी चीज है। अब थोरेसिक में जो दबेगी उसी के आपको सिम्टम, जैसे अगर T3 T4 पे आ रहा है तो T4 नर्व दबेगी, तो उसके जो सिम्टम्स दिखेंगे जो ये है वो ही सारे सिम्टम्स आपको नजर आने वाले हैं। बाकी ये देखना सेक्रम में क्यों नहीं होती, क्योंकि सेक्रम पूरा का पूरा फ्यूज होता है। तो दैट्स ऑल, और पूरा का पूरा कंप्लीट ऑल अबाउट फॉर स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है। थैंक यू।